हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 14वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रुद्रम के जाने के बाद अनाया अपनी जगह पर यूं ही बैठी रही। उसके हाथों में डाइवोर्स पेपर थे और उसकी आंखों में आंसू। उसके लिए उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में ख़त्म हो चुकी थी। कुछ देर वो यूं ही बैठी रही और फिर अचानक से वापस होश में आकर अपने आसपास देखने लगी, लेकिन उसे रुद्रम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, ये सोचकर कि शायद वो एक सपना देख रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने हाथों में पकड़े हुए डाइवोर्स पेपर पर गई। एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर से चीखी, मिस्टर रुद्रम। उसकी वो चीख आसमान को भेद देने वाली थी। उसकी सिर्फ आंखें नहीं, उसका दिल रो रहा था। वो अपने डाइवोर्स पेपर की तरफ देखते हुए बोली, नहीं मेरे मिस्टर रुद्रम, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम दोनों की शादी हुई है और अब वो यूं ही मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। मैं मैं उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। कहते हुए उसने उस डाइवोर्स पेपर को अपने हाथों में कस कर पकड़ लिया। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम को गुस्सा है ना मुझ पर। मैंने उन्हें मलाइका से दूर रहने के लिए कहा। मैंने उन्हें खुद से भी दूर रहने के लिए कहा। ये कहा कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, मुझे खुश नहीं रखते, मेरी केयर नहीं करते। तो आज से मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करूँगी, कभी कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं उन्हें डाइवोर्स नहीं दूँगी, बिल्कुल नहीं दूँगी। बोलते हुए वो अपनी जगह से खड़ी हुई और जल्दी से वापस रूम एरिया की तरफ गई। वो लिफ्ट से होते हुए रुद्रम के रूम के पास आई और दरवाज़ा नॉक करने लगी, लेकिन कई बार दरवाज़ा नॉक करने के बाद भी अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो परेशान होते हुए बोली, कहीं मिस्टर रुद्रम मलाइका के साथ तो नहीं? नहीं, 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 नहीं। बोलते हुए वो कांपने लगी और एक बार फिर से दरवाज़ा नॉक करने लगी। वो लगातार बजाते हुए चिल्लाए जा रही थी, मिस्टर रुद्रम प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मिस्टर रुद्रम प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोलिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। वो रोते हुए बोली जा रही थी। तभी सामने से उसने उसके अपने रूम का दरवाज़ा खोला, जहाँ पर पीहू और अंशु उसे इस हालत में देखकर हैरान थे। तभी वहाँ पर एक रूम सर्विस वाला आया और उसने दरवाज़ा खोला। उसके दरवाज़ा खोलते ही अनाया जल्दी से अंदर भाग गई। उसने पूरे रूम में अपनी नज़रें दौड़ाई, लेकिन उसे रुद्रम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पीहू और अंशु उसके पास आए और पीहू ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा और उसे अपने सामने करते हुए बोली, तुझे क्या हुआ है अनाया? तू ऐसे रो क्यों रही है? और मिस्टर रुद्रम वो कहाँ है? अनाया ने अपना हाथ पीहू के हाथ से छुड़वाया और बोली, मिस्टर रुद्रम के पास जाना है मुझे। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। पीहू और अंशु दोनों की ही आंखें नम हो रही थी। रूम सर्विस वाला अनाया की तरफ देखते हुए बोला, मैम आप जिन्हें ढूंढ रही हैं वो इस रूम से जा चुके हैं, अब ये रूम खाली हो चुका है। उसकी बात सुनकर अनाया हैरानी से उसे देखती रही। अंशु ने इस बार उसे कंधों से पकड़ा और उसे देखते हुए बोली, तू हमें बता तो सही आखिर बात क्या है। जब तक हमें बताएगी नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा। वो बोल ही रही थी कि अनाया नीचे ज़मीन पर गिर गई और बेइंतहा रोने लगी। उसकी हालत देखकर पीहू और अंशु दोनों का ही दिल बैठे जा रहा था। उसके हाथों में पेपर थे, लेकिन उन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस पेपर को देखने की। तभी अनाया रोते रोते बेहोश हो गई। उसे बेहोश होते देख पीहू और अंशु दोनों की आंखें बड़ी हो गई। वो दोनों जल्दी से उस लड़की की हेल्प लेकर अनाया को अपने रूम में लेकर गई और बेड पर लिटाया। कुछ ही देर में डॉक्टर आए और अनाया का चेकअप करने लगे। उन्होंने बताया कि शायद स्ट्रेस की वजह से ये हुआ है। उन्होंने पीहू और अंशु दोनों को उसकी खास ख्याल रखने के लिए कहा। कुछ ही देर में डॉक्टर वहाँ से चले गए। पीहू और अंशु की नज़रें अनाया पर थी, जो अभी तक बेहोश थी और अब शायद उसकी आंख सुबह ही खुलने वाली थी। अनाया का फ़ोन लेकर उन्होंने रुद्रम को कॉल किया, लेकिन रुद्रम ने कॉल रिसीव भी नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस, रुद्रम अपने कमरे में आया और सीधा ड्रेसिंग के सामने खड़ा हो गया।
वो खुद को बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। अगले ही पल उसने अपना हाथ ड्रेसिंग पर मारा और सारा कांच बिखर कर नीचे जमीन पर गिर गया। कुछ कांच के टुकड़े उसके हाथ पर धंस गए। उसका पूरा हाथ खून से लहूलुहान हो गया। अभी भी कांच के कुछ टुकड़े उसके हाथ में धंसे हुए थे और उसने यूं ही उन कांच के टुकड़ों के समेत अपने हाथ की मुट्ठी कस ली, जिससे वो कांच और भी ज्यादा उसे चुभने लगा। लेकिन उसने आह तक नहीं भरी। खून की बूंदें लगातार नीचे जमीन पर टपक रही थी। उसके हाथ से खून तो बेहिसाब बह रहा था, लेकिन आंखों में बनी नमी आंसुओं का रूप नहीं ले रही थी। शायद वो उन्हें बहने की इजाजत ही नहीं दे रहा था, इसलिए उसकी आंखें लगातार और भी लाल होती जा रही थी। उसे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि शायद सिर्फ ड्रेसिंग के कांच को ही नहीं, आज वो पूरी दुनिया को ही ख़त्म कर देता। उसने अपने खून से लथपथ हाथ को एक नज़र देखा भी नहीं और सामने ड्रॉयर की तरफ बढ़ा। उसने एक वाइन की बोतल निकाली और आकर काउच पर बैठ गया। उसका चेहरा अब बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। वो उस वाइन की बोतल को देखते हुए बोला, यू कांट मेक मी वीक लिटिल गर्ल। अब वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया जब उन सभी चेहरों से पर्दा उठ जाए जो खेलने में इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन सामने से नहीं। पर अब रुद्रम सिंघानिया ना सिर्फ खेल से बल्कि हर एक चेहरे से पर्दा उठाएगा। पर उससे पहले होगा एक खेल जो खेलूंगा मैं, और इसमें मेरी क्वीन होगी तुम, माई लिटिल गर्ल। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। उसने सीधा उस वाइन की बोतल को अपने होठों से लगाया और जब तक वो पूरी खत्म नहीं हो गई तब तक उसे अपने होठों से अलग नहीं किया। वहीं रिजॉर्ट में सुबह का वक्त। अनाया की आंखें करीबन 7 बजे खुली। आंखें खुलते ही वो झट से अपनी जगह से खड़ी हुई। एक बार फिर से उसे यूं ही लगा जैसे उसने कोई ख्वाब देखा हो, वो भी बहुत बुरा। अक्सर ख्वाब टूटते हैं, लेकिन इस ख्वाब ने तो उसे ही तोड़ दिया था। पर तभी उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बह गए। अपना गाउन देखकर उसका ख्वाब सच हो चुका था। उसने पूरी कमरे में नज़र दौड़ाई तो सामने ही टेबल पर वही डाइवोर्स पेपर रखे थे। अभी वो पूरी तरह से संभली भी नहीं थी कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया। फ़ोन पर एक मैसेज था। उस मैसेज को देखते हुए उसकी आंखों में से आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर रुद्रम ने उससे शादी की थी। अब उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर रुद्रम उससे डाइवोर्स लेना चाहता था। उसके फ़ोन पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें आंसू था और आंसू को कहीं पर लेकर जाया जा रहा था। साथ ही एक मैसेज भी था कि अगर अनाया ने 5 मिनट के अंदर अंदर डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए और दरवाज़ा नॉक होने पर वो पेपर सामने खड़े शख्स को नहीं दिए तो आंसू हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा। उसने जल्दी से उस वीडियो को बंद किया और रुद्रम को कॉल की, लेकिन कई बार कॉल करने के बावजूद भी रुद्रम ने कॉल रिसीव नहीं किया। उसने उसे मैसेज भी किया, लेकिन मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी वो फ़ोन की तरफ देख ही रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। आंसू के बारे में सोच सोच कर उसकी जान निकल रही थी। उसे खुद पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था खुद को ही ख़त्म कर ले, लेकिन उसे मरना नहीं था। मुश्किल से तो जीने की एक उम्मीद उसे मिली थी। वो उस उम्मीद को छोड़कर मरना नहीं चाहती थी। वो बुरी तरह से कांपने लगी। उसने अपने साथ बेड पर देखा जहाँ पीहू और अंशु लेटी हुई थी। दोनों रात को अनाया के चक्कर में काफ़ी लेट तक जागती रहीं और अब दोनों ही गहरी नींद में थी। वो अपनी जगह से उठी और जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने अतुल्य खड़ा था। अतुल्य को देखते हुए वो कुछ बोलने को हुई। उससे पहले ही अतुल्य बोला, मैम प्लीज़ डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दीजिए। अनाया अतुल्य की तरफ देखते हुए बोली, मुझे मिस्टर रुद्रम से बात करनी है, प्लीज़ एक बार मेरी उनसे बात करवा दो। अतुल्य एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, आज ही वो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। अगर आपको उनसे बात करनी है तो आप प्लीज़ मुझे डाइवोर्स पेपर पर साइन करके दे दीजिए। रुद्रम के इंडिया छोड़कर जाने की बात पर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो दुनिया की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मेरे मिस्टर रुद्रम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे अभी उनके पास लेकर चलो। बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर बाहर की तरफ निकल रही थी। अतुल्य ने दरवाजे पर उसका रास्ता रोक लिया और बोला, मैम, आप तब तक उनके पास नहीं जा सकती जब तक आप मुझे डाइवोर्स पेपर पर साइन करके नहीं दे देती। आप मुझे डाइवोर्स पेपर पर साइन करके दे दीजिए, मैं आपको खुद उनके पास लेकर चलूँगा। अनाया खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रही थी। वो ना रुद्रम को समझ पा रही थी, ना उसे रोक पा रही थी और ना ही आंसू के लिए कुछ कर पा रही थी। अपने होठों को भींचते हुए उसने अपनी मुट्ठियों को भी कस लिया और अंदर रूम में आई। उसने टेबल पर रखे हुए डाइवोर्स पेपर उठाए और उन्हें अतुल्य के पास लेकर आई। अतुल्य ने अपनी पॉकेट में से पेन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया तो अनाया ने गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथों से उस पेन को पकड़कर उसने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। साइन करते वक्त उसकी आंखों से आंसू निकलकर उस डाइवोर्स पेपर को भिगो रहे थे। अतुल्य ने डाइवोर्स पेपर ले लिए और अनाया की तरफ देखते हुए बोला, बाहर गाड़ी में मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। अनाया वापस कमरे की तरफ घूमी। उसकी नज़र पीहू और अंशु पर गई, जो अपनी जगह से उठकर उसे ही देख रही थी। वो दोनों अनाया के पास आई और देखते हुए बोली, तुम अकेली नहीं जाओगी, हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे और प्लीज़ मना मत करना। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस उन दोनों को देखती रही। कुछ देर बाद अनाया, पीहू और अंशु तीनों बाहर पार्किंग एरिया में आई, जहां पर अतुल्य गाड़ी में उनका इंतजार कर रहा था। पीहू और अंशु को देखकर अतुल्य ने कुछ नहीं कहा। शायद अब जो होने वाला था उसके लिए उन दोनों का साथ आना जरूरी ही था। वहीं दूसरी तरफ हाईवे पर रुद्रम अपनी गाड़ी में बैठा था। वो अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग पर टैप करते हुए बोला, दिल तोड़ा है मैंने अपनी दिली जान का, बता इस गुनाह की खुद को क्या सजा दूं। आग है ये मोहब्बत की, तेरे लिए मैं खुद को इस आग में जला दूं। हाईवे पर रुद्रम अपनी गाड़ी में बैठा था। वह अपनी उंगलियों को स्टीयरिंग पर टैप करते हुए बोला। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंटेंस थे और उसकी गहरी नज़रें सामने की तरफ थी। उसकी आंखों को बेसब्री से किसी का इंतजार था। अनाया, पीहू और अंशु तीनों गाड़ी में बैठे और अनाया की नज़रें भले ही सामने थी, लेकिन वो पूरी तरह से रुद्रम में खोई हुई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार रुद्रम का चेहरा घूम रहा था, जहाँ कभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती थी, कभी गुस्सा, कभी नाराजगी, तो कभी उसका जानलेवा एटीट्यूड, उसका पल पल में बदलना, कभी उसका उसे खुशियों से भर देना, तो कभी यूं ही किसी छोटी सी बात पर नाराज हो जाना, कभी उसे बेइंतहा प्यार करना, तो कभी बिल्कुल उसे ऐसे शो करना कि जैसे अनाया उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। पिछले 40 दिनों में रुद्रम ने पूरी तरह से अनाया को अपने काबू में कर लिया था। उनका वो सुबह सुबह का जिम का टाइम, अनाया का डरना, लेकिन रुद्रम का अपनी बात पर अड़े रहना, उन दोनों का बाहर घूमने जाना, रुद्रम का उसकी केयर करना, उसे सरप्राइज देना, उसका उसे अपने हाथों से खाना खिलाना, जानबूझकर तकलीफ देना और फिर उस तकलीफ पर मरहम लगाना, और सबसे खूबसूरत उन दोनों के साथ बिताए हुए वो पल जिनमें अनाया ने पूरी तरह से खुद को रुद्रम को सौंप दिया था। अभी कल ही जब रुद्रम ने उसे सबके सामने किस किया, मलाइका भी वहीं पर थी, लेकिन रुद्रम ने किसी की परवाह नहीं की। उसे पहली बार अनाया को खुद पर हक जताने दिया। कल जिस तरह से रुद्रम ने अपने घुटनों के बल बैठकर अनाया के हाथों में वो रिंग पहनाई, सब कुछ खूबसूरत तस्वीरों की तरह अनाया की आंखों के सामने घूम रहा था और इन खूबसूरत पलों को याद कर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अतुल्य ने ड्राइविंग करते हुए नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। हालांकि वो सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी एक बार भी उसने अनाया को ना ही चुप होने के लिए कहा और ना ही उससे कुछ बात करने की कोशिश की। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक हाईवे के ऊपर आकर रुकी। ब्रेक लगने पर अनाया अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने जल्दी से नजरें घुमाकर देखा, तभी सामने उसे गाड़ी नजर आई। वो दूर से ही पहचान सकती थी उस गाड़ी को। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकली और सामने वाली गाड़ी की तरफ देखने लगी। रुद्रम अभी अंदर ही बैठा था, लेकिन अनाया को गाड़ी से बाहर निकलते देख रुद्रम भी अपनी गाड़ी से बाहर आया और आकर बोनट से टिक कर खड़ा हो गया। अपनी आंसुओं से लबालब भरी आंखों से अनाया रुद्रम की तरफ देख रही थी। वो उसे देखते हुए मन ही मन बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर रुद्रम? पहले आप मेरी आदत बन
बने और अब मुझे अपनी ज़रूरत के लिए भी तड़पा रहे हैं। नहीं मिस्टर रुद्रम, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने भले ही मुझे मजबूर कर मुझसे शादी की, तब मैंने सब कुछ मंजूर कर लिया था, लेकिन अब नहीं। मैं तब कमज़ोर पड़ी, शायद वो मेरी किस्मत थी, लेकिन अब मेरी किस्मत को आप भी मुझसे नहीं छीन सकते। मैं प्यार करती हूँ आपसे और आपसे कभी किसी बात पर लड़ नहीं सकती, लेकिन अगर आपके लिए मुझे आपसे ही लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी, लेकिन आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। बोलते हुए उसकी नज़रें सामने रुद्रम पर थी, जो लगभग 50-60 कदम उससे दूर था। पीहू और अंशु भी गाड़ी से बाहर आ चुकी थी। साथ ही साथ अतुल्य भी, उन तीनों की नजरें भी सामने रुद्रम पर थी। रुद्रम की नजरें भी अपनी लिटिल गर्ल पर टिकी हुई थी। वो उसकी तरफ देखते हुए मनी मन बोला, मैं तेरी सांसें छीन लूं या खुद छोड़ दूं ये जहां, तू मिले मुझे मुझ में और मैं बन जाऊं तेरा जहां। होगा कुछ ऐसा ही, होगी तेरी रूह, लेकिन उस रूह की रूह बनूंगा मैं। या होगा खेल जहर मोहब्बत, या होगा मेरा इश्क फना। बोलती हुई उसके चेहरे पर हल्के से गुमान भरे एक्सप्रेशन थे। अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए अनाया ने अपना कदम उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल जैसे पूरी दुनिया थम गई। एक जोरदार थप्पड़ बिल्कुल उसके सामने हुआ और उसका कदम वहीं रुक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई, वो पूरी तरह से कांप उठी, दिल की धड़कन जैसे धड़कना ही छोड़ गई। वहां खड़े हर शख्स का दिल एकदम से कांप उठा। रुद्रम जिस गाड़ी से लगकर खड़ा था उसमें ब्लास्ट हो चुका था। आग की लपटें ऊपर तक गई और काला धुआं उस पूरी जगह में अपनी पसर रहा था। पूरा आसमान नीले से काला हो चुका था। मिस्टर रुद्रम, अनाया जोर से चिल्लाई और रुद्रम की तरफ भागी। पीहू और अंशु, जो अपने होठों पर अपना हाथ रख कर खड़ी थी, उन्होंने जल्दी से अनाया को पकड़ा। अनाया रोते हुए सामने की तरफ देख कर चिल्ला रही थी, मिस्टर रुद्रम, मिस्टर रुद्रम। लेकिन सामने रुद्रम नहीं, सिर्फ भयंकर आग का मंजर था। अतुल्य भी एकदम शॉक्ड रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। वो जल्दी से उस तरफ भागा, लेकिन आग इतनी ज्यादा तेज थी कि उसके आसपास भी जाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। पीहू और अंशु दोनों की आंखों में आंसू थे। अनाया को देखकर वो दोनों भी रोने लगी थी। अनाया अभी भी सामने की तरफ देख रही थी और उसका हाथ जमीन पर सामने की तरफ था। पीहू और अंशु ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला हुआ था। अनाया नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। मिस्टर रुद्रम, वो अभी भी चिल्लाए जा रही थी कि अचानक उसकी खुद की नब्ज एकदम से धीमी हो गई। उसकी आवाज़ भी धीरे होने लगी थी और देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। अतुल्य भी तब तक वापस उन सबके पास आ चुका था। उसने अनाया की तरफ देखा तो जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया और पीहू और अंशु भी गाड़ी में बैठी। जिस तरह का ब्लास्ट हुआ था, रुद्रम के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी और अब अनाया की हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी अपनी जिंदगी छोड़ दी हो। जल्दी ही उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। जितनी भयंकर आग उस ब्लास्ट में फैली थी, उतनी ही भयंकर अब ये खबर फैल रही थी कि रुद्रम सिंघानिया इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर अनाया का ट्रीटमेंट कर रहे थे। कुछ देर बाद इमरजेंसी वार्ड से बाहर आकर उन्होंने बताया कि अनाया को बहुत बड़ा सदमा लगा है। इसी वजह से वो गहरी बेहोशी में चली गई हैं, जो एक दिन की भी हो सकती है, एक साल की भी और पूरी उम्र की भी। उसकी हालत के बारे में सुनकर पीहू और अंशु दोनों की आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे। करीबन 1 महीने बाद एक गाड़ी सिंघानिया पैलेस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। उस गाड़ी में से मलाइका और सौंदर्या दोनों बाहर निकली। इस वक्त उन दोनों ने ही पार्टी ड्रेसेस पहनी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि कल पूरी रात उन्होंने एक पार्टी में बिताई है। वो सिंघानिया पैलेस के अंदर आई और आते ही उनकी नज़र मानवी जी पर गई, जो शायद अपने रूम से बाहर निकलकर किचन की तरफ जा रही थी। सौंदर्या की नज़र उन पर गई तो उसने जल्दी से मलाइका की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। मलाइका मानवी जी की तरफ देखते हुए बोली, ओह हेलो लिसन। मलाइका की आवाज़ सुनकर मानवी जी के कदम रुक गए। उन्होंने घूमकर मलाइका की तरफ देखा, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि कल पूरी रात उसने ड्रिंक की है और अब उसे हैंगओवर हो रहा है। वो धीमे धीमे कदमों से मलाइका के सामने जाकर खड़ी हुई। मलाइका गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता नहीं चलता है क्या, घर में कोई आया है और उसे कुछ चाहिए होगा, मुंह उठाकर किचन की तरफ जा रही हो, मुझे देखकर मेरे पास नहीं आ सकती।
सारा दिन अपना पेट भरना जरूरी है, दूसरों को क्या चाहिए इसका ख्याल कौन रखेगा, तुम या तुम्हारा बाप। मानवी जी ने अपना सर झुका रखा था। वो धीमे से बोली, बेटा तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी ला दूंगी। उसी वक्त सौंदर्या बोली, और मैं, मुझसे कौन पूछेगा। मानवी जिसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम भी बता दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी ला दूंगी। मलाइका ने मुंह बनाया और जाकर काउच पर बैठकर बोली, बाकी सब बाद में करना, पहले इधर आओ और मेरी सैंडल उतारो। बोलते हुए उसने अपना सर टेबल पर रख दिया, जिसमें से उसने बड़े बड़े ब्लैक सील्स पहने हुए थे। उसकी हरकत देखकर सौंदर्या के चेहरे पर भी तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो भी जाकर काउच पर बैठ गई। मानवी जी उन दोनों की तरफ बड़ी और झुक कर मलाइका के पैरों से सैंडल उतारने लगी। लेकिन इस वक्त एक वाइन से भरा गिलास सीधा मलाइका के मुंह पर आकर गिरा और वो जोर से चिल्लाई, व्हाट द, ओ गॉड, व्हाट द। मानवी जी डरते हुए सामने की तरफ देखा। सौंदर्या भी मानवी जी के साथ खड़ी लड़की को देख रही थी, जो कोई और नहीं अनाया थी, जिसने इस वक्त ट्रैक सूट पहना हुआ था। अपने लंबे बालों का उसने जूड़ा बना रखा था और उसकी पूरी बॉडी पसीने से भरी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो शायद वर्कआउट करके आई है। वो बिना मानवी जी की तरफ देखे ही बोली, माँ, सुबह सुबह उन लोगों को वही चीज़ देनी चाहिए जिसने उनकी आंखें खोले, जिनसे उनकी आंखें खुले, और इन दोनों के लिए इससे बेहतर चीज़ क्या ही होगी। बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए दूसरे गिलास को देखा और उसे सीधा सौंदर्या पर डाल दिया। अब चिल्लाने की बारी सौंदर्या की थी। सौंदर्या भी अपनी जगह से उछलकर उठी। मलाइका ने बड़ी मुश्किल से टेबल पर रखा हुआ नैपकिन उठाया और उसे अपना चेहरा साफ कर गुस्से से कांपती हुई अनाया को देखने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर वाइन गिराने की, बदतमीज बेशरम लड़की। अनाया उसे गुस्से में देख कर भी बिल्कुल शांत रही, बल्कि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब उसने मानवी जी की तरफ देखा और उसे देखते हुए बोली, प्लीज़ मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। आपके हाथों से बनी हुई एक कप चाय मेरा पूरा दिन बना देती है। बोलते हुए उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। मानवी जी मुस्कुराई और वहाँ से किचन की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद अनाया ने अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाला और सोफे पर बैठकर उसे चलाने लगी। उसे अपनी बात का जवाब ना देते देख, उसका एटीट्यूड देख मलाइका और भी ज़्यादा चढ़ गई। वो दोबारा उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसके हाथों से उसका फ़ोन छीन कर उसकी तरफ देख गुस्से से बोली, कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड नहीं आ गया तुम में? कुछ ज़्यादा ही उछलने लग गई हो? रुद्रम मर गया तो उसकी मौत का। अभी वो बोल ही रही थी कि अनाया अपनी जगह से उठी और गुस्से से कांपते हुए उसे देखने लगी, लेकिन मलाइका कहाँ चुप रहने वाली थी। वो आगे बोली, रुद्रम मर गया तो उसकी मौत का फ़ायदा उठा रही। तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा और उसके आगे के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। सौंदर्या ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया तो मलाइका ने अपने गाल पर अपना चेहरा झुकाए वो अनाया की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर हद दर्जे का गुस्सा था। मलाइका गुस्से से अनाया की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर अपना हाथ उठाया? तुम अपने आप को अभी। वो बोल ही रही थी कि अनाया ने उसकी तरफ अपनी उंगली उठाई और बेहद गुस्से लेकिन थोड़ी धीमी आवाज में बोली, अगर एक बार भी और तुमने मेरे मिस्टर रुद्रम के बारे में कुछ बकवास कहा या आइंदा उनका नाम भी अपनी जुबान पर लाई तो अभी तक तो मैंने तुम्हें इस घर में रखा हुआ है, एक पल नहीं लगेगा मुझे तुम्हें इस घर से बाहर उठाकर फेंकने में। यू अंडरस्टैंड? बोलते वक्त उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची और सख्त थी। सौंदर्या अपनी जगह से उठी और अनाया की तरफ देखते हुए बोली, तुम मलाइका से इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकती। भूलो मत, ये घर तुम्हारा नहीं है और तुम होती कौन हो उसे इस घर से उठाकर बाहर फेंकने वाली? तुम्हारा खुद का इस घर में वजूद क्या है? भूलो मत कि रुद्रम ने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया था। उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदले, लेकिन उसके चेहरे पर तकलीफ कहीं कहीं भी नहीं थी। अब उसने सौंदर्या की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मुझे क्या याद रखना चाहिए क्या नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। फिलहाल तुम्हें याद दिला दूँ कि तुम भी अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी रखो। वो क्या है ना, अगर मेरा दिमाग सरक गया तो तुम भी इस घर से कहीं दिखाई नहीं दोगी। यू ब्लडी लो अंडरस्टैंड गर्ल, स्टैंडर्ड गर्ल, यू ब्लडी लो स्टैंडर्ड गर्ल। बोलते हुए
सौंदर्या ने अपना हाथ अनाया की तरफ उठाया, लेकिन तभी अनाया टेबल पर रखा हुआ अपना शिपर उठाने के लिए झुकी और उसका हाथ हवा में ही घूम गया। अनाया वापस ऊपर की तरफ उठी और हंसते हुए बोली, गुड गुड, कैरी ऑन, प्रैक्टिस करती रहो, एक दिन कराटे वराटे जरूर सीख जाओगी। बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और डाइनिंग टेबल पर आई, जहां कुछ ही देर में मानवी जी उसके लिए चाय का कप लेकर आई। अनाया ने सिर्फ 2 घूंट चाय पी और मानवी जी की तरफ देखते हुए बोली, अब मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। बोलते हुए वो मानवी जी के पीछे आकर खड़ी हुई और उन्हें पीछे से हक कर लिया। सौंदर्या और मलाइका अभी भी अपनी जलती हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। अनाया मानवी जी से अलग हुई और फिर उनके सामने आकर उनका हाथ पकड़कर बोली, अगर इस बार आपसे कोई बदतमीजी करे तो उन्हें उन्हीं के हिसाब से जवाब दीजिएगा, और अगर फिर भी कोई ना समझे तो मुझे बताइएगा। मुझे खटारा चीज़ों को ठोक पीट कर सही करना आता है। बोलते हुए वो हंसी। मानवी जी ने उनकी बात सुनी, लेकिन उनका पूरा ध्यान अनाया के चेहरे पर था, जहाँ पर हंसी मुस्कुराहट सब था, लेकिन असली या नकली ये सिर्फ वही जान सकती थी जिसने अनाया को दिल से और उसके दिल को समझा हो। उन उनसे बात करने के बाद अनाया लिफ्ट एरिया की तरफ आई, लेकिन बीच में उसने मलाइका और सौंदर्या की तरफ देखा और एक गहरी नज़र उन दोनों पर अच्छे से डालकर वो सीधा लिफ्ट में चली गई और अपने कमरे में आई। उसने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया और एक पूरी नज़र कमरे में घुमाई। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। एक गहरी सांस लेकर वो अंदर आई और फिर अपने कपड़े उतारने शुरू किया। पहले उसने अपनी जैकेट उतारी, जिसके नीचे उसने एक स्पोर्ट्स वेयर पहना हुआ था, जिसमें उसका पेट और कमर दिखाई दे रहा था। टांगे बिल्कुल शेप में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने अपने बालों को खोला और अपने बालों को लहराते हुए आगे की तरफ किया। पहले उसने कपबोर्ड में से अपने लिए कपड़े निकाले और फिर वॉशरूम में शावर लेने के लिए गई। शावर लेने के बाद वो वापस बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर आई और कपड़े पहनकर तैयार होने लगी। उससे पहले कॉलेज जाना था। अभी वो ड्रेसिंग के सामने तैयार ही हो रही थी कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर अतुल्य लिखा आ रहा था। उसने अपने कान में ब्लूटूथ लगाए और बात करते हुए ही तैयार होने लगी। अतुल्य सामने से ऑन कॉल बोला, प्लीज़ मैम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टर रुद्रम नहीं है तो आपको ही ये सब करना होगा। अनाया नाराज़गी से बोली, मुझे कुछ नहीं करना मिस्टर अतुल्य। जब उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया था तो मेरा उनकी किसी भी चीज़ पर हक नहीं बनता। अतुल्य सामने से ऑन कॉल बोला, लेकिन उन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं ना मैम। अनाया अपने बालों को पॉनीटेल में बांधते हुए बोली, और मैं भी आपको कई बार बता चुकी हूँ मिस्टर अतुल्य कि जब तक आप मुझे हर एक बात सच नहीं बता देते तब तक मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। अतुल्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, आप मुझे प्लीज़ 9 बजे कैफ़े में मिलिए। अनाया ने पलटकर एक नज़र पूरे कमरे को देखा और बोली, ओके। बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनाया एक बार फिर से पूरे कमरे को देखते हुए बोली, मैं जो सोच रही हूँ मिस्टर रुद्रम, अगर वो सच हुआ ना तो आप बहुत पछताएंगे। वो अच्छे से तैयार होकर रूम से बाहर आई और बाहर आते ही उसे माया जी और हर्षवर्धन जी दिखाई दिए, जो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। माया जी ने उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। अनाया को भूख बिल्कुल नहीं थी, लेकिन माया जी के चेहरे को देखते हुए वो उनके साथ डाइनिंग टेबल पर आ गई। माया जी और हर्षवर्धन दोनों का चेहरा उतरा हुआ था। जब से रुद्रम गया था तब से ही दोनों का खाना पीना न के बराबर ही था। उन्हें देखते हुए अनाया अपनी जगह से उठी और उन दोनों के बीच चेयर लगाकर बैठ गई। उसने अपनी प्लेट में से बाइट बनाई और बोली, मैंने कितनी बार कहा है आप लोगों को कि प्लीज़ आप लोग ऐसे उदास मत रहा करिए। बोलते हुए उसने बाइट हर्षवर्धन जी की तरफ बढ़ा दी। हर्षवर्धन जी हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने वो बाइट खा ली। अब अनाया ने एक बाइट माया जी की तरफ बढ़ाई और बोली, अगर मैं आप लोगों का उतरा हुआ चेहरा देखा तो आप लोग मेरी बहुत सारी डांट सुनेंगे। हाँ मिस्टर रुद्रम, जितना तो डांट नहीं सकती लेकिन कोशिश करूंगी। बोलते हुए वो हंस दी। माया जी की आंखों में नमी आ गई। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, क्या तुम्हें रुद्रम की याद नहीं आती? तभी मधु जी वहां पर आई और अनाया की तरफ देखते हुए बोली, इसे रुद्रम की याद क्या आएगी? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे रुद्रम की मौत का दुख नहीं बल्कि ये उसकी मौत की खुशी मना रही है। ये आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा बेशरम लड़की नहीं देखी। माया जी गुस्से से चिल्लाई, मधु,
अनाया ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और बड़े ही आराम से बोली, काम डाउन दादी माँ। बोलकर वो अपनी जगह से उठकर मधु जी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके होंठों पर एक हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। मधु जी उसकी मुस्कुराहट देखकर और भी ज्यादा चिढ़ गई और गुस्से से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं उसे मारने में तुम्हारा ही हाथ है? कहीं तुम्हारा कोई आशिक हो और उसके साथ मिलकर तुमने रुद्रम को अपने रास्ते से हटा दिया? आखिर उसका प्यार तो नहीं मिला तुम्हें, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में तो तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड है। उसकी बातें अनाया आराम से सुन रही थी और अभी तक उसके चेहरे से वो मुस्कुराहट नहीं गई थी। वो मुस्कुराते हुए ही बोली, इंटरेस्ट की बात कर रही हैं आप? मेरा तो प्रिंसिपल अमाउंट भी यही है। बोलकर वो हंसी और फिर अचानक ही उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस हो गया। वो बेहद गहरी आवाज में बोली, आपकी बातें कड़वी बेशक है, लेकिन मुझे कड़वाहट की आदत है, इसलिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। आपको जो समझना है समझिए, आई डोंट केयर। और दूसरी बात, मिस्टर रुद्रम को याद करने की, तो याद उन्हें किया जाता है जिन्हें इंसान एक पल के लिए भी भूलता हो, जो अपने अंदर ही बसे हो। उनसे यादगिरी कैसी? बोलकर वो मधु जी की तरफ देखती रही। मधु जी गुस्से से उसे देख रही थी। अनाया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, नाउ एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। बोलकर उसने अपने होठों को हल्का सा तिरछा किया और वहां से सीधा बाहर की तरफ चली गई। मधु जी उसे जाते देख मनी मन बोली, जब से रुद्रम गया है ऐसा लगता है अपनी आत्मा इस बदतमीज लड़की में ही छोड़ गया है। बिल्कुल उसके जैसा एटीट्यूड और उसकी जैसी बातें। अनाया बाहर पार्किंग एरिया में आई, जहां उसके लिए गाड़ी पहले ही तैयार खड़ी थी। वो गाड़ी में बैठी और गाड़ी कॉलेज की तरफ बढ़ गई, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर अनाया ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, शुगर कप कैफे। अनाया की बात सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी कैफे की तरफ बढ़ा दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी कैफे से बाहर थी। अनाया गाड़ी से बाहर निकली और कैफे के अंदर आई, जहां अतुल्य पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। अनाया ने अपनी नज़र कैफे में घुमाई, जहां पर एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अतुल ने पूरा कैफे बुक करवा दिया था। एक गहरी सांस लेकर अनाया सामने टेबल पर बैठी और उसी वक्त अतुल्य वहां पर आया, लेकिन वो अनाया के सामने बैठा नहीं बल्कि खड़ा रहा। अनाया ने उसकी तरफ देखा और बोली, प्लीज सिट। अतुल्य बोला, पर मैम। अनाया खींच कर बोली, आप क्या चाहते हैं कि आपसे बात करने के बाद मेरी गर्दन दर्द से पागल होती रहे? आप प्लीज़ बैठ जाइए। उसकी बात सुनकर अतुल्य उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। अनाया बिल्कुल कंफर्टेबल होते हुए बोली, अब बताइए आपको क्या कहना है? अतुल्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ मैम बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए। अनाया अपने कंधे उचकाते हुए बोली, लेकिन क्यों? मैंने आपको कहा है ना, जब हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है तो अब मैं उनकी चीज़ों पर अपना हक कैसे जताऊं? अतुल उसकी बात सुनकर बोला, लेकिन मैम आप भी जानती हैं कि रुद्रम सर की हर एक चीज़ आपकी है। आपने पेपर्स देखे हैं। अनाया बोली, मैंने वो पेपर्स देखे हैं जो आपने मुझे दिखाए, लेकिन जो पेपर्स मैं देखना चाहती हूँ वो आप मुझे कब दिखाएंगे? अतुल हैरानी से बोला, कौन से पेपर्स मैम? अनाया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, एक तो आप ये भूलने का ड्रामा बहुत अच्छी तरह से करते हैं मिस्टर अतुल्य। अगर यही मिस्टर रुद्रम आपके सामने खड़े होते तो आप अपनी सांस लेना बेशक भूल जाते, लेकिन उनका वहाँ कोई काम नहीं भूलते। लेकिन उनका कहा कोई काम नहीं भूलते, और मेरा वक्त आपको यही याद नहीं रहता कि मुझे कौन से पेपर्स देखने हैं। तो एक बार फिर से सुनिए मिस्टर अतुल्य, मुझे डाइवोर्स पेपर देखने हैं। मुझे मेरे और मिस्टर रुद्रम के डाइवोर्स पेपर चाहिए, और जब तक आप मुझे डाइवोर्स पेपर नहीं दिखाएंगे तब तक मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। अब आप देखिए आपको क्या करना है। बोलते वक्त अनाया की गहरी नजरें अतुल्य पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर नहीं। अतुल के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, वहीं अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो भी कहर बरसाती हुई। वहीं दूसरी तरफ यूएसए, एक शख्स सोफे पर बैठा था और उसके होठों पर कातिलाना मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, थोड़ा सा मैंने अपना अक्ष तुम में, तुम तो हम नसी हम ही बन गए। कहर तो पहले भी बहुत बरसाया तुमने, लेकिन अब तो सरेआम कातिल बन गए। मुंबई, एक फेमस बिल्डिंग। एक शख्स काउच पर बैठा सामने टीवी की तरफ देख रहा था, जिसमें सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बारे में न्यूज चल रही थी। रुद्रम सिंघानिया के बाद सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सीईओ कौन बनेगा और सभी लीगल डिसीजन कौन लेगा, इस बारे में तरह तरह की बातें चल रही थी।
और साथ ही साथ चल रही थी रुद्रम और अनाया के डाइवोर्स की बात, लेकिन सिर्फ अफवाह के तौर पर, क्योंकि किसी के पास भी उन दोनों के डाइवोर्स की कोई प्रूफ नहीं थे। अनाया ने अभी तक डाइवोर्स वाले मैटर पर चुप्पी बना रखी थी और उसके अलावा सिर्फ एक अतुल्य था जो इस बारे में कुछ बोल सकता था, और अभी तक वो भी चुप था। उस शख्स ने टेबल पर रखा हुआ वाइन का गिलास उठाया और सामने टीवी की तरफ देखते हुए बोला, 1 महीना हो गया उस ब्लास्ट को, लेकिन उसके बाद कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। पर अब वक्त आ गया है एक बहुत बड़ा धमाका करने का, एक ऐसा धमाका जिससे पूरे सिंघानिया इंडस्ट्री, सिंघानिया मेंशन और अनाया सिंघानिया बर्बाद हो जाए, ताकि मैं वो हासिल कर सकूं जो मैं हासिल करना चाहता हूं। अभी वो बोल ही रहा था कि सामने डोरबेल बजी। उसने अपनी गहरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा और जाकर दरवाजा खोला। सामने नायरा वर्मा खड़ी थी। नायरा ने उस शख्स को गुस्से से देखा और बोली, तुम फिर सुबह सुबह पीने लग गए। मैंने तुम्हें मना किया है ना कि तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक मत किया करो। इस वक्त तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ सिंघानिया इंडस्ट्रीज और रुद्रम की हर एक उस चीज़ पर होना चाहिए जो तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और वापस जाकर काउच पर बैठ गया। उसने टेबल पर रखा हुआ गिलास फिर से उठाया और उसे पीने लगा। उसे इतना नॉर्मल देखकर नायरा थोड़ी फ्रस्ट्रेट हुई, लेकिन बिना उसे कुछ कहे सीधा किचन में चली गई। कुछ ही देर में उसने उस शख्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। वो शख्स किचन के अंदर आया और नायरा की तरफ देखते हुए बोला, नाराज क्यों हो रहे हो? आपको लगता है कि ये सब चीज़ मेरा ध्यान भटका सकता है? मेरा मकसद सिर्फ एक ही है और मेरा पूरा ध्यान मेरे मकसद पर ही है। नायरा ने प्लेट में खाना सर्व किया और टेबल पर लाते हुए बोली, आई होप सो, क्योंकि अब असली गेम शुरू होने वाला है और तुम्हें इस गेम को जीतना है हर हालत में। चाहे चाहे ही सामने वाला खिलाड़ी पहले ही मर गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें वो सब कुछ वापस हासिल करना है जो तुमसे छीन लिया गया, और जिन लोगों की वजह से ऐसा हुआ उन सबको सजा देनी है। उसकी बात सुनकर वो शख्स हंसने लगा और बोला, आपको सच में लगता है वो अनाया मेरा सामना करेगी? सीरियसली? उसकी बात सुनकर नायरा कुछ सोचने लगी और फिर बोली, तुम उसे अनाया को ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस तरह से वो मेरे सामने अपनी जुबान चलाती है और अपने डैड से भी नहीं डरती थी, मेरा मन करता था जान ले लूँ उसकी। और बिना रुद्रम भी वो काफ़ी स्ट्रांग थी, और अब तो उसके पास रुद्रम की पावर है, उसका बिजनेस, उसकी प्रॉपर्टी। अभी भी बोल ही रही थी कि वो शख्स गुस्से से कांपने लगा। अभी तक वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। वो गुस्से से बोला, वो सब कुछ मेरा है और किसी का नहीं, और अब मुझे वो वापस हासिल करना है। वो लड़की कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ना ही रुद्रम की प्रॉपर्टी उसके नाम पर है और ना ही अब वो रुद्रम की बीवी है। और अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसका भी वही हाल होगा जो रुद्रम का हुआ, एक ब्लास्ट और सब खत्म। बोलते हुए उसे शख्स के एक्सप्रेशन काफी खतरनाक थे। नायरा भी तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। कैफे से निकलकर अनाया सीधा अपने कॉलेज की तरफ आई। भले ही रुद्रम नहीं था, लेकिन रुद्रम का ऑरा अनाया में दिखाई देता था। कॉलेज आते ही उसकी नज़र अचल पर गई, जो पार्किंग एरिया में खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था। लेकिन आज कुछ नया नहीं था, बल्कि ये इंतजार वो रोज ही करता था। अनाया अपनी क्लासेस अटेंड करती और अचल की नज़रें उस पर होती। कोई भी अनाया के करीब आने की कोशिश करता तो अचल अनाया के सामने आकर खड़ा हो जाता। हालांकि वो अनाया से कुछ नहीं कहता था, ना ही अनाया ने कभी उससे मदद मांगी, लेकिन उसके होते कभी अनाया से किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की। अनाया की कॉलेज में 2-3 फ्रेंड्स थी, लेकिन वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। बस जब मन होता था तो पीहू और अंशु से मिलने उनके घर चली जाती थी। अपनी सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद अनाया वापस गाड़ी में बैठी और ड्राइवर ने गाड़ी सिंघानिया पैलेस की तरफ बढ़ा दी। आजकल अनाया का हर दिन यूं ही बीतता था। सिंघानिया पैलेस आकर वो नीचे हॉल में सबसे मिलकर अपने कमरे में आ गई। सौंदर्या और मधु दोनों ही वहां पर मौजूद थे और अनाया को गुस्से से देख रही थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती यही थी कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अनाया ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। वो बेफालतू में अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, पर मलाइका अब चुप बैठने वाली नहीं थी। वो रुद्रम को हासिल करना चाहती थी, लेकिन जब रुद्रम ही नहीं रहा तो उसकी वो चाहत
तो वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन रुद्रम के साथ साथ उसे उसकी प्रॉपर्टी, उसका नाम भी चाहिए था और अब वो सब अनाया को मिल रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी। अचानक उसके शैतानी दिमाग में कुछ चलने लगा और वो अपनी जगह से उठकर लिफ्ट की तरफ गई। मधु जी उसे रोकते हुए बोली, कहाँ जा रही हो? मलाइका डेविल स्माइल के साथ बोली, किसी को उसकी औकात दिखाने। बोलकर वो बड़ी ही अदा से लिफ्ट के अंदर चली गई। अनाया अपने कमरे में आई और आते ही एक नज़र उसने पूरे कमरे को देखा। एक एहसास उसके दिल में हुआ जिसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी छुपा ना सके। इस वक्त उसने एक कॉर्ड सेट पहना हुआ था। उसने अपने कपड़े बदले और एक ब्रेलेटर इनर और शॉर्ट्स पहन लिए। उसने रूम में ही अपना खाना मंगवाया क्योंकि उसे स्टडी करनी थी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। मेड खाना लेकर आई होगी, ये सोचकर उसने जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसके चेहरे की भौहें तन गई क्योंकि सामने मलाइका खड़ी थी। वो दरवाज़ा बंद करती उससे पहले ही मलाइका ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा और अंदर आ गई। अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे अंदर इतनी भी मैनर्स नहीं कि किसी के कमरे में ऐसे नहीं जाते? मलाइका उसकी बात सुनकर पलटते हुए उसकी तरफ देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे कमरे में ऐसा क्या ही है जो मैं नहीं देख सकती? अकेली रहती हो, अगर रुद्रम साथ होता तो सोचती भी, लेकिन अब तो रुद्रम जिंदा ही नहीं है। अब तो इस रूम में सिर्फ तुम और तुम्हारी तन्हाई। वो बोली जा रही थी और अनाया की मुट्ठी कसी हुई थी, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मलाइका अंदर जाकर बेड पर बैठ गई, लेकिन उसके बैठते ही अनाया ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस आगे खींचा और बोली, मैं और मेरी तन्हाई दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं कोई हमारी पर्सनल चीज़ों को छुए। उसकी बात सुनकर मलाइका व्यंग से हंसी और बेड की तरफ देखते हुए बोली, लगता है काफ़ी याद करती हो रुद्रम को। करोगी ही, आखिर लड़की हो और कई ज़रूरतें होंगी तुम्हारी भी। वेल, तुम एक काम क्यों नहीं करती? दोबारा शादी कर लो। आखिर कब तक यूँ अकेली अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तड़पती रहोगी? मिल जाएगा तुम्हें भी कोई। उसके बाद ना तुम्हें तुम्हारी तन्हाई का सहारा लेना पड़ेगा और ना ही इस बेड पर अकेली अपनी रातें गुजारनी पड़ेगी। उसकी वाहियात बातें सुनकर अनाया का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को बिल्कुल शांत रखकर गहरी आवाज़ में बोली, अगर किसी को शर्म आनी होती है तो एक ही बार में आ जाती है, लेकिन ना ना आए तो बार बार, क्या चाहे 1000 थप्पड़ लगा लो, लेकिन ना उसका मुंह बंद होता है और ना ही उसका गंदा दिमाग। लेकिन मुझे तुम्हारी गंदी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए निकलो मेरे कमरे से। मलाइका ने अपने होठों पर अपना हाथ रखा और मुंह बनाते हुए बोली, ओ ओ बुरा लगा तुम्हें? पर तुम्हें कौन सा इन बातों से फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो पैसा ही सब कुछ है, इसलिए तो पैसों की वजह से यहाँ पर रह रही हो, वरना रुद्रम से प्यार तो कभी था ही नहीं। तुम्हें बस तुम तो उसकी दौलत। अभी वो बोल ही रही थी कि अनाया ने अब उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे के दरवाजे तक लेकर गई। मलाइका उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अनाया ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ा और अपने दोनों हाथों से उसके सीने पर रख उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया और दरवाजा को पकड़ते हुए बोली, हाँ हूँ मैं गोल्ड डिगर। मैं गोल्ड डिगर हूँ। मुझे प्यार मिस्टर रुद्रम की प्रॉपर्टी से बहुत प्यार है, पर तुम ये जानते हुए भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। जाओ जो और कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे बस की बात हो। मलाइका गुस्से से बोली, आखिर आ ही गया सच तुम्हारी जुबान पर। अनायका व्यंग से बोली, यस बिल्कुल, जाओ अब जाकर इस सच को अखबारों में छुपाओ या न्यूज़ चैनलों में, जो करना है करो। आई डोंट गिव अ डम। बोलकर उसने मलाइका के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मलाइका गुस्से से कांपते हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो अनाया को ट्रिगर करने आई थी, लेकिन अनाया पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे जितना मर्जी जलील करो, बदतमीजी करो, लेकिन उसके होठों की मुस्कुराहट तो कभी जाती ही नहीं थी। अनाया ने दरवाजा बंद किया और गुस्से से कांपते हुए पूरे कमरे को देखा और बोली, मोहब्बत में साजिश की है दिले जान ने, नज़र में रखा है लेकिन खुद नज़र में नहीं। बोलती हुई उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी चला रहे एक शख्स ने फ़ोन पर कुछ सुना और उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसके सामने ही उसका फ़ोन था और फ़ोन में एक लड़की दिखाई दे रही थी जो बेहद गुस्से में थी। वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, ज़रूरत नहीं होती नज़र की, जब तलब ये शख्स बसा हो दिल में, दुश्मन ए जान बनकर
बोलते हुए उस शख्स के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई और उसने अपनी गाड़ी रोक दी। अब उसकी नज़र सामने एक हॉस्पिटल पर थी, जो यूएसए का सबसे फेमस हॉस्पिटल था। यूएसए। एक गाड़ी एक अस्पताल के बाहर आकर रुकी और उस गाड़ी में से एक शख्स हॉस्पिटल के अंदर गया। उसे हॉस्पिटल में देखकर एक स्टाफ नर्स मुस्कुराई और उसे देखते हुए बोली, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी मिस्टर रुद्रम सिंघानिया। जी हाँ, रुद्रम सिंघानिया। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और आगे की तरफ बढ़ गया। वो नर्स भी उसके साथ साथ आगे आई, जहाँ पर एक साथ दो रूम थे। रुद्रम कुछ पल बाहर ही रुका और फिर लिफ्ट वाले रूम में आया, जहाँ एक तकरीबन 40-50 साल की औरत बेड पर लेटी हुई थी। उस औरत की आंखें खुली थी, लेकिन आंखों में कोई हलचल नहीं थी। वो बस सीलिंग की तरफ देख रही थी। तभी डॉक्टर वहां पर आए और रुद्रम ने उनकी तरफ देखा। डॉक्टर सामने लेटी हुई औरत की तरफ देखते हुए बोले, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है मिस्टर रुद्रम, जैसा मैंने आपको बताया था। हमारे एडवांस हाई टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट कोमा से आने के लिए तैयार है। बस कुछ लास्ट इंजेक्शन और उसके बाद हाई होपफुली इन्हें कोमा से रिकवर कर लिया जाएगा। रुद्रम उनकी बात सुनकर सामने बेड पर लेटी हुई औरत को देख रहा था और उसकी होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो मन ही मन बोला, तकलीफें बेहिसाब दी है मैंने तुम्हें, मरहम भी लगाऊंगा मैं। वो आशिक नहीं मैं, जो बात करे चांद तारों की, बस तुम्हारी दुनिया में लेकर आऊंगा मैं। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोले, अब आप मिस्टर सिंघानिया। वो बोल ही रहे थे कि रुद्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस रूम से बाहर निकलकर उसके साथ वाले रूम में आया, जहां अब एक करीबन 60 साल का शख्स बेड पर लेटा हुआ था। उस शख्स को देखते हुए रुद्रम की आंखें नम हो गई और उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें घूमने लगी। वो शख्स दिखने में बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन उसे देखने पर पता चल रहा था कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। वो बस आराम से सोया हुआ था। किसी भी तरह का मेडिकल सपोर्ट उस पेशेंट को नहीं दिया गया था। रुद्रम उस पेशेंट के पास आया और उसके सिर पर अपना हाथ रखा तो उस शख्स ने अपनी आंखें खोली और रुद्रम की तरफ देखने लगा। रुद्रम को देखते हुए वो शख्स अपनी जगह पर उठकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बिल्कुल बच्चों की तरह बोला, तुम आ गए। रुद्रम उस शख्स के बालों को सहलाते हुए बोला, आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? वो शख्स इस बार थोड़ा सा और ज्यादा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं, तू तो मेरा अच्छा बच्चा है। पर अब मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चल। मुझे मुझे मेरी माँ। अभी वो बोल ही रहे थे कि रुद्रम ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और उनके सर को चूमते हुए बोला, बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा और जहाँ आप जाना चाहते हैं वहीं लेकर जाऊंगा। बस कुछ दिनों की बात, और उसके बाद आप जो कहेंगे बिल्कुल वैसा होगा। वो शख्स रुद्रम से अलग होकर उसे देखते हुए बिल्कुल बच्चों की तरह बोला, पक्का प्रॉमिस? बोलते हुए उन्होंने अपना हाथ रुद्रम की तरफ बढ़ा दिया। रुद्रम ने उनके हाथ को अपने हाथ में थामा और बोला, पक्का प्रॉमिस, लेकिन उससे पहले आप अपनी दवाइयाँ अच्छे से लेंगे और पूरा आराम करेंगे। उस शख्स ने आंखें तिरछी कर उसे देखा, लेकिन जब रुद्रम ने घूर कर उन्हें देखा तो वो शख्स हंसने लगा। डॉक्टर उन दोनों की तरफ देख रहे थे और डॉक्टर के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद रुद्रम वहां से भी बाहर आया और फिर डॉक्टर के कैबिन में चला गया। उनसे कुछ देर बात करने के बाद रुद्रम हॉस्पिटल से बाहर आया और वापस अपने गेस्ट हाउस की तरफ चला गया। अभी वो अपने रूम में आया ही था कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने फ़ोन को ओपन कर मैसेज देखा तो मैसेज पढ़ते हुए उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और उसने जल्दी से अपना फ़ोन बेड पर फेंका और लैपटॉप ऑन किया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ सिंघाना इंडस्ट्रीज़ के बाहर मीडिया वालों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ बिल्कुल सिंघानी इंडस्ट्रीज के बाहर एक शख्स लोगों की भीड़ में खड़ा था और सभी मीडिया वाले उस शख्स को कवर कर रहे थे। उस शख्स ने दावा किया था कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज अब उसकी है। वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक है। यहाँ आने से पहले उसने खुद मीडिया वालों को इनवाइट किया था और अब मीडिया वाले पूरे मिर्च मसाले के साथ न्यूज़ को लाइव कर रहे थे। तभी एक वीडियो वाले ने आगे जाकर सवाल किया,
आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि आप आखिर हैं कौन और आपका सिंघानिया इंडस्ट्रीज से क्या रिश्ता है? क्या आप रुद्रम सिंघानिया को जानते हैं? आपका उनसे कोई रिश्ता है क्या? जहाँ तक हम जानते हैं रुद्रम सिंघानिया का ना ही कोई भाई है ना ही बहन, तो आप कौन हैं? ये सवाल सुनकर उस शख्स के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं लैपटॉप पर ये न्यूज देख रहे रुद्रम की आंखों में गुस्सा था, लेकिन होठों पर एक डेविल स्माइल। उसने सिंघानिया पैलेस में अपने रूम का कैमरा ऑन किया तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो डेविल स्माइल के साथ बोला, रुद्रम सिंघानिया एक खामोशी है, लेकिन उसका खामोश रहना भी बहुत बोलता है। मेरे मेरे में बोले दीवानी तेरी और तेरे में अब मेरा अक्स बोलता है। बोलते हुए उसने वापस से न्यूज़ चैनल ऑन किया। वो शख्स मीडिया वालों को देख रहा था और मीडिया वाले लगातार उससे सवाल पूछ रहे थे। इस वक्त वो शख्स अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठा था और मीडिया वालों का सवाल सुनकर वो अपनी गाड़ी के बोनट से उतरा और चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, मेरा रुद्रम सिंघानिया से बहुत खास रिश्ता है। ऐसा रिश्ता किस्मत बहुत कम लोगों को देती है। मीडिया वालों ने सवाल किया, लेकिन इस रिश्ते का नाम क्या है? वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, नफरत का रिश्ता, क्योंकि रुद्रम सिंघानिया मेरे बाप के नाजायज औलाद है। रुद्रम सिंघानिया अग्रिम सिंघानिया का सौतेला भाई है। रुद्रम सिंघानिया वो है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब ये अग्रम सिंघानिया अपनी हर एक चीज़ वापस हासिल करेगा। मैं चाहता था कि ये सब मैं रुद्रम के सामने करूं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं, पर इससे मेरी उससे नफरत कम नहीं हो जाती, क्योंकि उसने मुझे मेरा वो सब छीन लिया जिस पर सिर्फ मेरा हक था। लेकिन अब सिंघानिया से जुड़ी हर एक चीज़ मेरी होगी, अग्रिम सिंघानिया की। तभी पीछे से एक आवाज़ गूंजी, किसी के बोल देने से अगर चीज हासिल हो जाती तो सबसे पहले लोग उस चांद पर अपना दावा खेलते। मीडिया वाले जो पहले ही हैरानी से एकदम शौक में थे, अब अनाया को अपने सामने देखकर उनकी हैरानी और भी ज्यादा बड़ी हो गई। चेहरे पर बेशुमार गुरूर और गुमान लिए अनाया आगे की तरफ चलकर आई। उसके साथ ही अतुल्य भी था और साथ में एक लॉयर भी। अग्रिम ने अनाया की तरफ देखा और बोला, ओह, तो तुम आ ही गई। पर मिस अनाया, इस तरह से एंट्री करने पर भी तुम हीरोइन नहीं बन पाओगी, क्योंकि अब ये फिल्म सिर्फ विलेन की है। अनाया हल्का सा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, फिल्म चाहिए जिसकी भी हो, आई डोंट केयर, तमाशा मेरी जगह पर होगा तो उस उसे खत्म करने के लिए मैं आऊंगी ही। बोलते हुए एक बार फिर से उसके चेहरे पर बेहद एटीट्यूड था। रुद्रम जो अपने लैपटॉप पर अनाया को देख रहा था, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाकर बोला, मोहब्बत एहसास ही नहीं दिए तुझे, तेरा ये गुमान भी इनायत ये इश्क है मेरी। अनाया को सिंघानिया इंडस्ट्रीज में देखकर रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और जिस तरह से वो अंग्रिम को जवाब दे रही थी, वो तो माशाल्लाह। अगर इस वक्त वो अपनी लिटिल गर्ल के पास होता तो सब कुछ छोड़कर पहले उस पर अपने प्यार की बारिश करता, उसे एक अच्छी सी किस देता और उसके चेहरे पर छाए गुस्से को एकदम से शांत कर देता। लेकिन फिलहाल वो उसका गुस्सा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसका कहर अग्रिम पर बरस रहा था। हालांकि रुद्रम अनाया के लिए इतना ज़्यादा पजेसिव था कि उसके हिसाब से अनाया की हर एक चीज़, उसकी हर एक इमोशन सिर्फ रुद्रम के लिए होना चाहिए, फिर चाहे वो गुस्सा भी क्यों ना हो। लेकिन फिलहाल अनाया सिर्फ अनाया नहीं थी, उसके अंदर रुद्रम था। इसलिए वो अपनी लिटिल गर्ल के इस बोल्ड अवतार को और भी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। अग्रिम गुस्से से अनाया की तरफ देखते हुए बोला, सिंघानिया इंडस्ट्रीज मजाक नहीं है जो तुमने बोल दिया और तुम्हारी हो गई। और वैसे भी तुम हो कौन? तुम्हें जानता ही कौन है? तुम्हारी पहचान सिर्फ रुद्रम की वाइफ के तौर पर थी और अब तो तुम उसकी वाइफ भी नहीं हो, तो यहाँ मुंह उठाकर क्यों चली आई? उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। उसने मीडिया वालों की तरफ देखा जो खूब मज़े से सब कुछ कैप्चर कर रहे थे, तो उसने सोचा क्यों ना उन्हें थोड़ा सा और मज़ा दिया जाए। उसने पीछे ही खड़ी अपनी लग्जरियस गाड़ी की तरफ देखा जो फिलहाल इंडिया की टॉप मोस्ट लग्जरी कार थी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी और इंडिया में शायद ही रुद्रम सिंघानिया के अलावा कोई उस गाड़ी को अफोर्ड कर पाता। उस गाड़ी की तरफ देखते हुए वो व्यंग से मुस्कुराई और बोली, तुमसे किसने कहा मैं मुंह उठाकर यूं ही यहाँ पर आई? गाड़ी देखो,
मेरी। वेल, तुम्हारी औकात भी सिर्फ उसे देखने की है, लेकिन मैं उसकी मालकिन हूँ, क्योंकि मैं मिसेस रुद्रम सिंघानिया हूँ। सिंघानिया इंडस्ट्रीज और सिंघानिया से जुड़ी हर एक चीज़ की इकलौती मालिक। जो तो तुम जो भी हो, मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए चलते बनो यहाँ से, क्योंकि ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज तमाशा करने की जगह नहीं है। उसका जवाब सुनकर अग्रिम गुस्से से कांपने लगा। आज तक उसने अनाया के बारे में यही सुना था कि वो कमज़ोर सी है, बहुत जल्दी रो देती है और चीज़ों का सामना नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ तो वो एकदम आग का गोला बनी हुई थी। वो उसकी मीडिया वालों के सामने बेइज्जती कर रही थी। उसका एटीट्यूड देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने अनाया नहीं, रुद्रम खुद खड़ा हो। वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी अतुल्य अनाया के आगे आकर खड़ा हो गया। लेकिन अनाया ने अपना हाथ दिखाकर उसे पीछे किया और खुद अतुल्य के आगे खड़े होकर अग्रिम की तरफ देखते हुए बोली, मुझसे बात करनी हो तो अपनी हद में रहकर करना। जरा भी जुबान इधर उधर हुई तो अंजाम क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। बोलते हुए उसने अपना हल्का सा चेहरा घुमाया और अपने पीछे खड़े लॉयर की तरफ देखा। अग्रिम ब्यांग से हंसा और बोला, सही कहते हैं लोग, लड़कियां और किसी चीज की सगी हो ना हो, पैसों की जरूर होती हैं। मैंने तो सोचा रुद्रम के मरने के बाद तुम दुख मना रही होगी, लेकिन तुम तो यहाँ मजे ले रही हो। बोलते हुए उसने अतुल्य की तरफ देखा। जिस तरह से अतुल्य अनाया के सामने आकर खड़ा हुआ था, उसे मौका मिल गया था अतुल्य और अनाया के बारे में बोलने का, लेकिन अनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम कड़क थे, जैसे उसे फर्क ना पड़ रहा हो। लेकिन रुद्रम की मुठ्ठियां कसी हुई थी। उसे सब बर्दाश्त था, लेकिन अपने लिटिल गर्ल के कैरेक्टर पर उंगली बिल्कुल नहीं। अग्रिम ने लॉयर की तरफ देखा और बोला, अच्छी बात है, तुम अपना लॉयर अपने साथ लाई हो, तो एक बार जरा इससे पूछ कर देखो कि डाइवोर्स के बाद क्या मिलता है। थोड़े बहुत पैसे और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी। लेकिन मैडम, यहाँ पर बात पूरी सिंघानिया इंडस्ट्रीज और सिंघानिया प्रॉपर्टी की हो रही है, जिसका अब सिर्फ एक ही मालिक है, और वो है अग्रिम सिंघानिया। अग्रिम सिंघानिया का, अमन सिंघानिया का इकलौता जायज बेटा। अनाया हंसी और बोली, एक तो तुम ये जायज नाजायज बोलना ही छोड़ दो। मुझे नहीं पता तुम ये पागलपन कहाँ से लेकर आए हो, लेकिन मुझे ये सब सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पर इतना ज़रूर क्लियर कर दूं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि डाइवोर्स होने पर क्या मिलता है, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि वो सब डाइवोर्स होने पर मिलता है। और मिस्टर रुद्रम और मेरा डाइवोर्स ना कभी हुआ और ना ही कभी होगा। तुम कौन हो और कौन नहीं, इसका तो कोई सबूत नहीं होगा तुम्हारे पास, लेकिन मेरे पास है। बोलते हुए उसने लॉयर के आगे अपना हाथ बढ़ाया। लॉयर ने उसके हाथ पर एक फाइल रख दी और अनाया ने वो फाइल अग्रिम की तरफ बढ़ा दी। अग्रिम ने अपनी गुस्से से भरी नज़रों से उसे देखते हुए उसके हाथ से वो फाइल ली और उसे खोल कर देखने लगा। उसे खोलते हुए देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, जिसमें रुद्रम की हर एक चीज़ पर अब अनाया का नाम था। फिर चाहे वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ हो या सिंघानिया प्रॉपर्टीज़ हो या सिंघानिया मैंसन। वो हैरानी से उस पेपर्स की तरफ देखते रहा और अगले ही पल उसने उस पेपर्स को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन अनाया ने उसे रोका और अपना हाथ दिखाकर बोली, अगर तुम्हें इन्हें फाड़ना है तो तुम इन्हें फाड़ सकते हो बेझिझक, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक कॉपी है, ओरिजिनल अभी भी मेरे पास है, और ना भी हो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कहने से कोई भी सिंघानिया नहीं बन जाएगा। सिंघानिया नाम अपने साथ लगाने के लिए एक औकात चाहिए, एक रुतबा चाहिए। तुम जैसे तमाशागिर कभी भी हासिल नहीं कर सकते। नाउ इट्स बेटर कि अपना ये मुंह उठाओ और यहाँ से चलते बनो। अग्रिम ने उस फाइल को बुरी तरह से अपने हाथ से कुचल दिया। वो जब यहाँ पर आया था तो बहुत सारी तैयारियां करके आया था। उसके पास वो सब प्रूफ थे जो साबित करते थे कि अग्रिम अमन सिंघानिया का बेटा है और रुद्रम सिंघानिया का सौतेला भाई। लेकिन अब उसे सब कुछ अपने हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, पर वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसे किसी भी हालत में सब कुछ हासिल करना था, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हालांकि रुद्रम को मारने की उसने बहुत सारी कोशिश की थी, लेकिन कभी भी वो रुद्रम को चोट नहीं पहुंचा पाया। लेकिन अब उसके खतरनाक इरादे आन्या के आसपास घूम रहे थे।
कुछ सोचते हुए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। अनाया अभी भी वहाँ पर खड़ी थी। उसके जाने के बाद मीडिया वाले उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी मिसेस सिंघानिया? क्या इस शख्स ने अभी तक जो कहा उसमें थोड़ा सा भी सच है? अनाया बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब हर सवाल का जवाब देती रहूं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। बोलकर वो वहाँ से चली गई और सीधा सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के अंदर आई। उसके अंदर आते ही वहाँ पर काम कर रहे हर एक एम्प्लॉय की सांस सूखने लगी थी। आज तक उन्होंने जब भी अनाया को देखा था बहुत अलग रूप में देखा था, लेकिन आज वो एकदम कहर ढा रही थी। उसका गुस्सा उसकी आंखों से बया हो रहा था। सभी ने अपने चेहरे झुका रखे थे। अनाया अंदर आई और सीधा रुद्रम के कैबिन में गई। उसने रुद्रम की चेयर को देखा, लेकिन वहाँ पर बैठने की बजाय वो साइड में रखे हुए सोफा पर बैठ गई। अब उसे इंतजार था अतुल्य के आने का। लॉयर को वहाँ से भेजने के बाद अतुल्य कैबिन में आया और अनाया के सामने खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। अनाया की गहरी नज़रें उस पर थी। उसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसे सिर्फ सुनना था, क्योंकि अब बोलने की बारी अतुल्य की थी। वहीं यूएसए में रुद्रम भी आराम से सोफे पर बैठा था और उसकी नज़रें लैपटॉप पर थी। जाने से पहले उसने हर एक चीज़ों के बहुत ही कड़क इंतजाम किए थे। हर एक वह जगह जहाँ पर अनाया का आना जाना होने वाला था, वहाँ पर हाई सिक्योरिटी कैमरा लगाए गए थे, जिनका एक्सेस सिर्फ रुद्रम के पास था। लेकिन अनाया को उनकी भनक थी, फिर चाहे सामने से हो या कैमरे में। रुद्रम की नज़रें अनाया कहीं भी खुद पर महसूस कर सकती थी। रुद्रम उसके सोफे पर बैठने का स्टाइल को देख रहा था, जिस तरह से उसने अपने पैर के ऊपर पैर रखा हुआ था। अब तक वो रुद्रम सिर्फ उसकी मासूमियत का दीवाना था, अब उसके अंदाज का दीवाना हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम सोचना भी मत कि जुदा होंगे तुमसे हम। मोहब्बत में तेरी खुद को तेरे नाम कर दिया है। करीब नहीं हूँ तेरे, कोई गिला नहीं। सुकून इस बात का है कि सिर्फ हम ही तुम्हारे नहीं हुए, तेरे भी ज़र्रे ज़र्रे पर हमने अपना नाम कर दिया है। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।